नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप लोगों का बूस्टर अकेडमी में। और आज जो कहानी है वैसे कुछ विशेष है, और वो इसलिए है क्योंकि आज हम जो है वो हमारे दो फौजी बड़े भाइयों से जो हम चर्चा करेंगे, और सेना से लेकर और अधिकारी तक का जो सफर है। और गजेंद्र सिंह जी जिनकी एक्स सर्विसमैन रैंक 14 है, और महावीर साहब जिनकी रैंक जो है वो 2023 के अंदर जो एक्स सर्विसमैन रैंक 15 है। वैसे पढ़ाई के बारे में हम बातें करते रहेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा पर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ी बहुत हमेशा रहती है। आपने जैसे मेरी चर्चा हुई तो बच्चों को भी आप बताना कि आपकी पोस्टिंग कांगो में भी रही, और सबसे अच्छी बात है कि मिले ये यहाँ पे, लेकिन दोनों ही जो है वो एक बार जो है वो कांगो जो गए। तो अपन जनरली पढ़ते हैं, यूएनओ पढ़ते हैं, तो यूएन पीस कीपिंग में आप गए। तो क्या होता है यूएन पीस कीपिंग में? क्या हर जगह से जाते हैं लोग? हाँ सर, इसमें क्या है, जैसे यूएन जो पीस कीपिंग से जहाँ पे जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, फिर किसी भी कंट्री की जो स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो वहाँ पे जो यूएन होता है वो अपना फोर्स भेजता है, और वो क्या है उनको स्टेबिलिटी देते हैं वहाँ पे जाकर के, उनकी मतलब सहायता करते हैं चाहे किसी भी कंडीशन के। तो ऐसे ही अपनी जो आर्मी है, इसका जो यूएन पीस कीपिंग है एक कांगो के अंदर भी चल रहा है। ओके। तो जब कांगो के अंदर यूएन पीस कीपिंग है वहाँ पे, तो अपनी इन्फेंट्री की बटालियंस भी जाती है, एयरफोर्स भी जाती है वहाँ पे। तो वो उनको जो वहाँ के लोग हैं, हम क्या फाइटिंग ट्रूप्स नहीं, दो टाइप के इसमें यूएन पीस के पर्स में दो टाइप होते हैं। एक फाइटिंग ट्रूप्स होते हैं और एक उनके सपोर्टिंग ट्रूप्स होते हैं। तो हम क्या सिर्फ सपोर्टिंग में है वहाँ पे। अगर ऐसा भी नहीं है कि हमारे ऊपर अगर अटैक होगा तो हम सिर्फ हथियार लेके खड़ा रहेंगे, तो रिप्लाई भी देंगे उसका। बट मेन हमारा काम वहाँ की जो जनता है उनका सपोर्ट करना है। जैसे वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाना, उनको जैसे खाद्य जो अपनी राशन सामग्री वो पहुंचा के आना, हाँ, जो वहाँ पे अब जैसे कांगो में रवांडा जो है कंट्री है, तो उसका इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ। M23 ग्रुप है, वो बहुत एक्टिव ग्रुप है, तो उनसे उनको बचाना एक तरह से करके, तो उसमें थे हम। तो अब मैं जैसे सिग्नल्स का था, तो मेरा काम वहाँ पे कम्युनिकेशन का ही था। बाकी जो इन्फेंट्री यूनिट्स गए उनको कम्युनिकेट करने का काम था। तो हमारा जो हेडक्वार्टर था गोमा के अंदर, मोनेस्क्यू बोलते थे सर उसको। तो उस मोनेस्क्यू के अंदर मैं एज ए कम्युनिकेशन डिटैचमेंट के रूप में वहाँ पे पोस्टेड था। तो वहाँ का कोई किस्सा जो आपको ऐसे लगता हो कि बहुत मतलब ऐसे कभी कोई ऐसा कोई किस्सा वहाँ का मजेदार, या मतलब ऐसा कि वहाँ बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, उनके लोगों की हेल्प वाला कुछ ऐसा? तो वहाँ पे सर एक तो क्या है, जैसे अपन यहाँ पे जो अपने पास साइकिल और बाइक होती है, तो वहाँ पे वो इनकी कमी है क्योंकि वो गरीब लोग हैं वो। तो वहाँ पे एक लकड़ी का वो बनाते हैं, उसको चिकड़ू बोलते हैं वो लोग। ओके। तो उसमें क्या दो टायर होते हैं, और एक बड़ा सा जैसे अपने फट्टा है, फट्टे में लगा देते हैं, और वो एक पैर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं उसके ऊपर, और एक पैर से दौड़ाते हैं उसको। तो हाँ, तो कभी भी आप इंटरनेट पे एक बार देखना, सर्च करके चिकड़ू करके, तो बड़ा मतलब आपको लगेगा कि चल कैसे रहा है, कैसे चल रहा है। तो मतलब उनका वो एक मतलब ट्राइब्स के रूप में मतलब काफी है वो। हाँ, टाइप्स के हैं। और फिर एक चीज मैंने देखी सर, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो लोग सिर्फ मतलब आगे की नहीं सोचते। मतलब एक तरह बोलते हैं जैसे अपने यहाँ पे मस्त मौला लोग हैं, वो आज के दिन काम करते हैं, जितना पैसा है वो आज के दिन ही उसको खत्म कर देंगे। यानी कि वहाँ पे बियर बार, हाँ, कोई सेविंग का कोई कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे। मतलब जो अपने बियर बार हो गए या फिर डांस फ्लोर्स हो गए, वो हर मतलब घर के आगे 10-5 घर के वो है, वहां पे ही खुले हुए हैं। तो और फिक्स है उनका कि अगर टाइमिंग 5 बजे के बाद वो काम नहीं करेंगे। 5 बजे अपना पेमेंट लेंगे और शाम को आपको वहां पे मिलेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा वो, फिर अगले दिन फिर काम करेंगे वो। सर आपका एक्सपीरियंस, आप कैसे गए थे कांगो? सर मैं एयरपोर्ट की तरफ से गया था। तो हमारा एक किंडू नाम की जगह है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट था। तो एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम था हमारा। हम लगभग 120 लोग थे। तो वहाँ पे जैसे जो गरीबी है, वहाँ गृह युद्ध टाइप स्थिति है, तो उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री, फूड मटेरियल, प्लस उनके जो असिस्टेंट के लिए चीजें चाहिए थी, वो यूएन के एयरक्राफ्ट से वहाँ आती थी। हम उनको रिसीव करते थे, अनलोड करते थे और लोड करते थे। तो सर जैसा ये चौहान साहब ने बताया कि वहाँ के लोग बिल्कुल मस्त मौला होते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हमारे जो कैंप में है ना, एक बंदा कुक के तौर पे काम करता था। तो वहाँ क्या कल्चरल प्रोग्राम चलते रहते। हमारे बगल में बोलीविया का कॉन्टिजेंट था, तो वो लोग आते थे, हम उनके जाते थे, वो इधर आते थे। तो एक दिन हमने हमारे इधर पार्टी का ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसे सब लोग डांस कर रहे थे। तो जो बंदा था ना, जो कोंगोली था, उसको बोला कि यार आप भी डांस कर लो। तो उसने इतना, मतलब वो कुक था पर क्या जबरदस्त डांस किया। हम लोग ऐसे हमारा मुंह खुला रह गया कि यार ये लोग ऐसा, मतलब उनमें डांस की बोन क्वालिटी होती है। आप सीख के भी उतना अच्छा डांस नहीं कर सकते, इतना शानदार डांस करते वो लोग। और वो मतलब मस्त रहते हैं। पार्लियामेंट में जीते उनको कोई मतलब नहीं। जी सर, मैं 1 साल रहा। हाँ, लगभग 1 साल। और एक चीज है सर, उनके अंदर मतलब ना सीखने का वो बहुत था, बोलते हैं ललक बहुत ज्यादा थी। तो जैसे जो हमारे पास वो काम करते थे, वो तो क्या परमानेंट रहते थे, हम तो सिर्फ डेपुटेशन में जाते हैं कि भाई 6 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए। तो उसमें तो वो इतनी अच्छी हिंदी सीख गए थे
हमसे वहाँ पे, तो वो हमसे हिंदी में ही बात करते थे वो इतनी लोग। गालियां। और गालियां मतलब, हाँ, हेल्पिंग वर्क सारे सिखाते तो जो जहाँ पे मैं मेरा ऑफिस था, जहाँ पे डिटैचमेंट जो कम्युनिकेशन, उसके बगल में एचआर का ऑफिस था, उसमें वो लोग काम करते थे। तो वो साइड जॉब भी करते थे। तो जब मैं उनसे बात की, उनको पता लगा, तो जो कांगोली फिल्म बनती थी, तो उसका वो एक्टर भी था, वो एक्टर भी था, फिल्म हाँ, का एक्टर था। फिल्म का एक्टर था। तो मतलब बोलता था कि यार चलो तुम भी काम कर लो करके। मैं बोला नहीं यार, हमको ऐसा परमिशन नहीं है, हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, और हम लोग मतलब, क्योंकि वो तुम्हारी वाली फिल्म में तो नहीं हाँ, करेंगे। उसमें तो मतलब वो लाइफ को खुल के जीते हैं, उनको तो कोई उनको मतलब नहीं कोई आगे मतलब क्या होने वाला है। बिल्कुल मस्त मौला है उनको, मतलब ना प्योर इक्वलिटी है मेरे को। हाँ, फुल कोई मतलब नहीं है। वहाँ मतलब दो ही कैटेगरी है सर, या तो होगा तो बहुत बड़ा पैसे वाला है, ओके। और या है तो फिर वो बिल्कुल गरीब है। बहुत गरीबी है। तो बस बार्गेनिंग दो ही, इक्वलिटी। हाँ, अपनी जैसी वो मीडियम रेंज वाले नहीं है वहाँ पे। क्या बात है सर। तो ये तो मतलब सर ने जो कांगो वाला बड़ा अच्छा किस्सा बताया। और और सर एक कांगो में हम्म, जो अफ्रीका का एकमात्र जो लाइव वोल्केनो है, हाँ, वो वो- हमारा जो कैंप था उसके जस्ट सामने था। तो हम डेली उसको देखते थे, आग निकलती रहती थी, लावा निकलता रहता था। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो हमने लाइव देखा है। नहीं देखा। हाँ, मतलब वहाँ पे क्या, जैसे फौज की हमेशा कहीं भी जाती है तो फौज का एक ड्रिल रहता है किसी भी चीज को लेकर के। किसी भी चीज का। तो वहां पे हमारी गो बैक ड्रिल होती थी कि अगर कल को ज्वालामुखी वापस से, क्योंकि लाइव था वो, तो वापस से अगर फट जाएगा तो कैसे करके, तो हाँ, वो भाई। हाँ हर वीक चलता रहता था। फिर उसके बाद क्या था कि वहां पे जो एयरफोर्स के हमारे कंटीजेंट थे, तो इनके जो हेली से कुछ साइंटिस्ट उसको देखने जाते थे कि उसकी क्या कंडीशन है। तो हमारे जो वहां पे जनरल साहब थे या फिर जो हमारे उच्च अधिकारी थे, उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि ठीक है, हम हमारे जो इंडियन हैं उनको हर बार 5-6 आदमी को भेजेंगे, वो भी देख के आएंगे उस चीज को। तो उसमें मौका मिला, मतलब पहली बार जाके वो ऊपर से मैंने उस चीज को देखा, दिल्ली से जाकर के, कि भाई किस टाइप का जो वॉल्केनो है, कैसे उसके अंदर से लावा गर्म होके बाहर आ रहा है। टेम्परेचर तो बहुत हाई होता होगा। हाँ, वो मतलब काफी ऊपर हाइट में रहता है हेली, वहां तक भी मतलब इतनी लपटें और इतना हेलीकॉप्टर से? हाँ, बहुत मतलब गर्म हो जाता है इधर। तो वो एक मतलब देखने वाली चीज थी, और अगर मैं कांगो नहीं जाता तो वो चीज मैं देख नहीं पाता, सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं ना, पिक्चरों में ही देखते या फिर कहीं टीवी सीरियलों में ही देख पाते। हाँ, तो फौज में आपने जो अंडमान निकोबार देख लिया, कांगो देख लिया, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल नहीं तो थिएटर तो हमारे तो दोहरा ही देखता फिर। बिल्कुल ये फौज में पॉसिबल है। ये फौज में सर, पॉसिबल। वही देखो, फौज के अंदर हम गए तो मतलब भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा कि जहां हम नहीं गए। जम्मू कश्मीर, आसाम, अंडमान निकोबार, कांगो, मतलब जितनी भी जो हमारे मतलब देखने वाली चीजें, वो लगभग सब जगह हमको घुमा दिया है फौज ने सर। और अब हाँ, अब एक सर मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो नए बच्चे हैं वो मतलब जो है वो एक्स सर्विसमैन से भी कम पढ़ रहे हैं। आपने भी ये जयपुर में जब आप रिटायर हुए, आपने आके देखा, तो यहाँ जब हम लाइब्रेरीज में देखते हैं सर, मुझे लगता है कि एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक्स सर्विसमैन जनरल से फाइट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और जो नए स्टूडेंट है जिनको काम ही पढ़ाई का है, और वो हमारी जो जनरेशन है, आरएस केवल एक मतलब दिखावा बनाकर मतलब रख दिया है, बस आरएस की तैयारी करना एक स्टेटस हो गया है। और उस स्टेटस को मेंटेन करते हुए हमारी सोसाइटी अभी घूम रही है पिछले 3-4 साल में, और उसमें बच्चों का वापस जो है वो कोई फैक्ट चेक नहीं है कि कितना पढ़ा, क्या है, मेंस की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये मतलब जो स्टूडेंट में, ये इनको आप कुछ संदेश देना चाहोगे कि भाई अच्छे से पढ़ो, जरूरी है, ये टाइम वापस नहीं आएगा? सर, इसके लिए मैं यही चीज बोलूंगा कि जैसे मैंने बताया पहले ही कि मेरी स्कूलिंग ठीक नहीं थी। तो स्कूलिंग ठीक नहीं थी तो कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी थी वहाँ, क्योंकि मैंने उस पढ़ाई को इतना सीरियस लिया नहीं था। और यही कारण रहा कि आज मेरे को यहाँ तक पहुंचने के लिए इतना लंबा समय लग गया कि भाई लगभग एक जिंदगी का एक पड़ाव खत्म हो चुका है। तो अगर आज आप नहीं पढ़ते हो, और जैसा आप सर क्लासों में बोलते हैं कि भाई आप अपने आप के साथ तो धोखा कर ही रहे हो, और दूसरा अपने मदर फादर के साथ भी, यानी माता पिता, उनके साथ भी धोखा कर रहे हो, सिर्फ उनको बता रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। यानी कि जब तक आपके अंदर अंतर मन से, यानी कि जो आपकी चेतना से चीजें नहीं आएंगी कि यार मेरे को पढ़ना है, या फिर जो मेरे को कंपटीशन है उसमें जाना है, तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सर जयपुर में भी कि बच्चे थड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, या फिर सिर्फ वो स्टेटस, जब हम स्टेटस को छोड़कर वास्तव में पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के हम ये चीजें अचीव कर पाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं तो अब उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं सर, अभी हम जैसे शंकर जी से थे, शंकर जी है, हाँ, या फिर और जैसे अब ईआरओ में आपके अमीलाल जी और चिरंजी लाल जी हैं, तो मतलब ऐसे भी नए बच्चे जिनको पता है 22-23 साल की उम्र में भी करना है। हाँ, और अभी हम तो चलो ठीक है, हमको तो परिवार को सरवाइव करवाना है, या फिर हमको पूरी मैच्योरिटी है, जिम्मेदारी है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, सभी को चाहिए, तो उसके लिए भी हमको। बट अगर नए लड़के 22 साल 23 साल के अंदर आरएस बनते तो वो एक सचिव पद तक जा सकते हैं, उनको ये भी समझना चाहिए। तो मतलब ये चीजें उनको आगे मतलब रखनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि जयपुर में आगे
घूम लिए या फिर बोलते हैं स्टेटस लगा दिया कि आज ये हो गया वो हो गया, उससे इतर हटके, यानी कि स्टेटस तो आपके बाद में लगते रहेंगे, आप जिस दिन लोग लगाएंगे फिर। हाँ, लोग लगाएंगे भाई आप चलो इस पे आप क्यों इसको मैं कह रहा हूँ, एक बार अगर जी लगा के पढ़ लिया ना, हाँ। तो सिलेक्शन के बाद में आपके सारे शौक, घूमना फिरना सब कर लेना भले, लेकिन इम्पोर्टेंट अभी ये टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लगता हो कि इधर बैठ के कोई भी ज्ञान दे देता है, ज्ञान की बात नहीं है। जिस भी आदमी ने सिलेक्शन लिया ना, उसने त्याग तो किया है। या दूसरा सर, जो हम एनसीईआरटी आरबीएसई की बातें करते हैं, ये हमें अब 8th क्लास में जो चीजें दी गई है वो वापस पढ़नी पड़ रही है। अगर बच्चा शुरू से ही वो चीजें अच्छे से बेसिस क्लियर होगा तो उसका एग्जाम पास करना कितना इजी हो कंटिन्यूटी है ना कॉलेज। जैसे कोई सेकंड ईयर में स्टूडेंट, तो उसे तो यार मतलब अगर हिंदी मीडियम का तो समाज संधि अभी तो पढ़ी है 12वीं तक, तो 12वीं तक तो हिंदी इंग्लिश रहता ही है, सब्जेक्ट है। स्कूलिंग और कॉलेज अगर अच्छे से किताबें पढ़ी है तो वो आपको बहुत हेल्प करती है।